हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ को बने हुए कितने साल हो गए हैं? जी हाँ, 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है हमारी अर्थ। और हमारी अर्थ पे पहली बार लाइफ आती है 3.8 बिलियन ईयर अगो। अगर हम तब से लेकर आज तक की बात करें तो अर्थ के अंदर जितने भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस चल रहे हैं उनकी वजह से हमारी अर्थ पे अभी तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। माउंटेन का बनना और माउंटेन का टूटना ऐसा कई बार हो चुका है। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली माउंटेन अब चौथी बार बनना स्टार्ट हुआ है। ये सभी एक्टिविटीज का मेन कारण होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर बड़े बड़े डिजास्टर भी हो सकते हैं, जैसा कि अर्थक्वेक। बट क्या सिर्फ एंडोजेनेटिक फोर्सेस ही इस डिजास्टर का कारण हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमने वाले कुछ एस्टेरॉयड भी इसका कारण बन सकते हैं। जी हां, ऐसे ही कुछ एस्टेरॉयड्स जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ या फिर सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, कभी कभी ये एस्टेरॉयड्स अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लेते हैं। और ये ट्रेजेक्ट्री अगर टुवर्ड्स अर्थ हुई तो चांसेस हैं कि वो अर्थ से भी टकरा जाए। दुनिया भर के साइंटिस्ट इंक्लूडिंग इंडिया या फिर आप मान सकते हैं यूएसए, ये सभी साइंटिस्ट इस एस्टेरॉयड्स और इन एस्टेरॉयड्स को रेगुलरली बेसिस पे ट्रैक करती रहती हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले मिसहैप या फिर डिजास्टर को टाला जा सके। ऐसा ही कुछ एस्टेरॉयड रिसेंटली नासा ने एक डिटेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, जो लगता है एस्टेरॉयड्स कि वो 2029 तक शायद अर्थ को टच करें, जो कि नासा की साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। उस एस्टेरॉयड का इन्होंने नाम रखा है गॉड ऑफ चाओस। चाओस का मतलब है स्टार्टिंग में या फिर यूनिवर्स जब पहली बार बना और उसके बाद जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ तो प्राइमोर्डियल अर्थ यानी कि जो शुरुआत वाली अर्थ थी उस टाइम पे जो पार्टिकल्स बने उसको इन लोगों ने गॉड का दर्जा दिया है। तो आप बोल सकते हैं गॉड ऑफ चाओस एक ऐसे एस्टेरॉयड्स, एक ऐसी कॉस्मिक बॉडीज जिससे हमें अर्थ पे बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और नासा की माने तो 2029 तक ऐसा कोई अटैक, मीटेओराइट अटैक अर्थ पे हो सकता है। चलिए इस चीज को धीरे धीरे करके समझते हैं। रिसेंटली ये न्यूज में था गॉड ऑफ चाओस एस्टेरॉयड और बाय अपोफिस ट्रेजेक्ट्री हैज एक्सपर्ट वरीड। ओके, ये धीरे धीरे अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है और ये एक चिंता का विषय बन गया है हम लोगों के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए और हमारी अर्थ के लिए। न्यूज में क्यों है? अ मैसिव एस्टेरॉयड नोन एज 99942 एपोफिस, या फिर इसको इन्होंने नाम दिया है गॉड ऑफ चाओस। गॉड ऑफ चाओस मतलब जो प्राइमोर्डियल यानी जब बिल्कुल शुरुआत में अर्थ बनी थी उस टाइम पे जो कुछ एस्टेरॉयड बॉडीज बनी थी उनको बोलते हैं गॉड ऑफ चाओस। और उसमें भी प्रॉपरली अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो एपोफिस नाम का 99942 एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉयड जो कि हमारी अर्थ को अप्रोच कर सकता है, 29 तक ये टच कर सकता है, उसके बारे में न्यूज है। हैज हैड इट्स ट्रेजेक्ट्री रीवैल्युएटेड, यानी उसकी ट्रेजेक्ट्री में कुछ चेंजेस देखे गए हैं और दोबारा से उसके अंदर में थोड़ा सा खतरा बनता हुआ लग रहा है। इट स्पार्क कंसर्न एट एज इट मे बी ऑन ए कोलिजन कोर्स विद द अर्थ। चांसेस है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अर्थ को टकराए, लेकिन जिस तरीके से ट्रेजेक्ट्री ये चेंज करता जा रहा है साइंटिस्ट को लगता है कि ये हो सकता है 29 या फिर 2030 तक ये अर्थ को टच भी करे। इनिशियली डिस्कवर्ड किया गया था इसको 2004 के अंदर में। Apophis was previously thought to have 2.7% chance of impacting our planet in 2029। 2004 में जब इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था एस्टेरॉयड को, तब लग रहा था कि इसके अंदर में 2.4% के आसपास चांसेस है कि वो 2.7% के आसपास चांसेस है कि वो अर्थ को टच करे। अभी देखते हैं रिसेंट रिसर्च में अभी हमें क्या पता चला है। हाउ मच इज द पोटेंशियल रिस्क? रिस्क की अगर हम बात करें तो दूसरे साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं और अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्शंस दिए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्शन है पॉल वेगर्स्ट का। ये कनाडा के स्पेस एक्सपर्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया है फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट व्हाइल अपोफिस इज ऑन द ट्रैक फॉर अ क्लोज अप्रोच, इट्स ट्रेजेक्टरी कुड शिफ्ट
इफ इट कोलाइड विद ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इन स्पेस। यानी ये एस्टेरॉइड जब हमारे रास्ते में होते हैं, जब ये धीरे धीरे किसी प्लैनेट या सन को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो कभी कभी इनके साथ भी कुछ टकराहट हो जाती है किसी और दूसरे एस्टेरॉइड की, तो उस कोलिजन से हो सकता है कि इसने अपनी ट्रेजेक्टरी कभी चेंज की हो। He estimated that the odds of such an event happening and altering the asteroid course towards Earth are roughly 1 in 2 billion। यानी चांसेस की अगर हम बात करें तो चांसेस हिट करने के बहुत कम है, लेकिन चांसेस तो है, ऐसे में रिस्क लेना हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। The probability of it being redirected towards the Earth is extremely low at just 5%। यानी ये अर्थ को भी अप्रोच करेगा, इसका जो ट्रेजेक्टरी का जो पाथ है वो धीरे धीरे चेंज होने की वजह से अगर अर्थ को टच करेगा, जिसका परसेंटेज जो रिस्क परसेंटेज है दैट इज नियर अबाउट 5%। यानी 5% चांसेस है कि वो हमारी अर्थ को टच करे। सबसे पहले समझते हैं कि एस्टेरॉइड चीज क्या है, एस्टेरॉइड क्या होता है। फ्रेंड्स, अर्थ की अगर हम फॉर्मेशन की हम बात करें तो माना ऐसा जाता है कि सबसे पहले दो स्टार्स एग्जिस्ट करते थे, एक बड़ा स्टार था और एक छोटा स्टार। जैसा कि आपने देखा होगा, आपको पता होगा, जब भी स्टार के अंदर में जो मेन हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट होता है वो धीरे 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 फ्यूजन रिएक्शन करके आगे वाली स्टेज में कन्वर्ट होता रहता है। हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू द हीलियम, हीलियम विल कन्वर्ट इनटू द लिथियम, लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ऐसे सो ऑन, ये चलता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब इसका हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाता है और बाकी हीलियम ही उसके अंदर में बचता है। ऐसे टाइम पे स्टार के अंदर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को हम बोलते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट। उस सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद दो तरह के फोर्सेस जनरेट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब ये एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होता है तो उस स्टार के छोटे छोटे पीसेस बाहर की तरफ चले जाते हैं, और जब ये छोटे छोटे पीसेस बाहर की तरफ जाते हैं और अदरवाइज अगर वहां पे कोई दूसरा भी कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि बड़ा कोई स्टार, यहां पे हमारा स्टार ले रहे हैं हम, यहां पे सन, तो अगर कोई स्टार सन के पास में कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ, यानी इसके अंदर अगर ये सुपरनोवा एक्टिविटी हुई, तो सुपरनोवा एक्टिविटी के होने के बाद कुछ पार्टिकल्स एमिट हुए होंगे, और एमिट होने के बाद इस सन ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, और सन ने जब इसको अट्रैक्ट किया, जिसमें से इन इतने सारे पार्टिकल्स में से जिनकी स्फेरिकल बॉडी थी और जिनकी ग्रेविटी भी ज्यादा थी, वो प्रॉपरली हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जिसमें से हमारे 8 प्लेनेट निकल के आए, जिनका नाम है, जैसा कि आप जानते ही हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये प्लैनेट्स हमारे अर्थ जो सन है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है किसी स्टार के सुपरनोवा का। तो स्टार में किसी में सुपरनोवा हुआ, ब्लास्ट होने के बाद पार्टिकल्स एमिट होने लगे, उस एमिटेड पार्टिकल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया हमारे सन ने, और सन के फिर वो चारों तरफ घूमने लगे। बट क्या सिर्फ ये 8 ही ऐसी बॉडीज थी कि जो चारों तरफ घूमने लगे? ऐसा नहीं था। ये बहुत सारे, यानी कई लाख, लगभग 1.5 से 2 लाख दूसरे एस्टेरॉइड्स भी ऐसे थे जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, और उन्हीं हम बॉडीज को आज एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये एस्टेरॉइड्स हमारे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज में प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट्स। इसी प्लैनेट में अगर हम मार्स और जुपिटर के बिल्कुल क्लोज वाली ऑर्बिट में देखें, जिसको हम बोलते हैं ट्रोजन बेल्ट, इस ट्रोजन बेल्ट में 1.5 लाख के आसपास, 1,40,000 से, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली आज तक इसको मेजर नहीं किया गया, काउंट नहीं किया गया, बट ये साइंटिस्ट अलग अलग वैल्यू भी इसमें देते हैं। बट ये इन सबको अगर मिला लिया जाए तो एक अच्छा खासा बड़ा कोई प्लैनेट या कोई मून जैसा कोई जो नेचुरल सैटेलाइट है वो बनाया जा सकता है। तो इस ऑर्बिट के अंदर में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स घूमने लगे, जिनका बहुत बड़ा साइज नहीं था, लेकिन नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। एक ऐसी ही ऑर्बिट ट्रांस नेपच्यून में भी एग्जिस्ट करती है, यानी नेपच्यून जो हमारा लास्ट प्लेनेट है, उसके बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट एग्जिस्ट करती है हमारे सन के चारों तरफ जो घूम रही है, और इस एस्टेरॉइड बेल्ट को हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट।
तो याद रखिएगा, दो एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारे सन के चारों तरफ। एक बेल्ट है जुपिटर के बिल्कुल पास वाली ऑर्बिट में, जिसको हम ट्रोजन बेल्ट बोल रहे हैं, और एक है ट्रांस नेपच्यूनियन, यानी नेपच्यून के बाद और या फिर बाहर वाली ऑर्बिट में, जिसको हम कुइपर बेल्ट बोल रहे हैं। इन एस्टेरॉइड्स के अंदर में कभी कभी टकराहट हो जाती है, यानी कभी कभी कोलिजन हो जाता है। उस कोलिजन होने की वजह से, मान लीजिए अगर ये हमारा ये एस्टेरॉइड्स के अंदर में अगर कोई कोलिजन होती है, अगर इन एस्टेरॉइड्स में कोई कोलिजन होती है, इन कोलिजन की वजह से ये अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो जो अगर ये पहले इस तरीके से ऑर्बिट में घूम रहा था, तो धीरे धीरे हो सकता है ये अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे छोटा कर दे, और ये हो सकता है कि सन के टकराने से पहले अर्थ से टकरा जाए। और ऐसा ही साइंटिस्ट को पता चला है कि 2029 में ये अपोफिस नाम का या फिर जो गॉड ऑफ चाओस नाम का ये एस्टेरॉयड है, हो सकता है अर्थ को टच करे फ्यूचर में। द एस्टेरॉयड रेंजिंग फ्रॉम The asteroid ranges in size from Vesta, the largest at of about 329 in diameter, to the bodies that are lesser than 33 feet. यानी इसके साइज का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक बड़े, अगर हम सबसे बड़े एस्टेरॉयड की बात करें विस्टा, ये लगभग 530 किलोमीटर या फिर 329 माइल्स बड़ा है। वहीं पे हम छोटे एस्टेरॉयड्स अगर 10 मीटर के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका साइज वेरिएशन बहुत ज्यादा है। द टोटल मास ऑफ ऑल द एस्टेरॉइड्स कंबाइन इज लेस देन द साइज ऑफ द अर्थ्स मून, यानी इन सबको अगर हम मिला दें तो अर्थ के मून के आसपास का इसका साइज हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि कितने ज्यादा नंबर्स में होंगे ये सारे एस्टेरॉइड्स। Many large asteroids have one or more small companion moons. कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनके अपने मून भी हैं, तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा एस्टेरॉइड भी हो सकता है। डेफिनेटली उसके मून का साइज कम होगा, बट ये बिल्कुल जीरो नहीं होगा। अगर हम बात करें तो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज डिडिमोस। कुछ टाइम पहले 2015 से पहले नासा ने एक और एस्टेरॉइड का पता किया था जिसका नाम है डिडिमोस। और डिडिमोस एक एस्टेरॉइड है, और इस एस्टेरॉइड के चारों तरफ एक डिमॉर्फस नाम का एक दूसरा एस्टेरॉइड भी मूव कर रहा है। सो दिस इज डिमॉर्फस एंड दिस इज डिडिमोस। सो डिमॉर्फस वाज ऑर्बिटिंग अराउंड द डिडिमोस, ऐसा पता लगाया हमारे एजेंसीज ने, स्पेशली नासा एजेंसी ने। An example of this is Didymos, a half mile 780 मीटर बड़ा है ये वाइड एस्टेरॉइड that is orbited by the moonlet Dimorphos. ओके, मून के जैसा दिखने वाला डिमोर्फस, जो कि अभी मैंने बताया, ये भी एक एस्टेरॉइड है which measure just 525 फीट या फिर 160 मीटर के आसपास। फ्रेंड्स, हमारे दो तरह के मीटियोराइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एस्टेरॉइड और एक होता है कॉमेट। एस्टेरॉइड जनरली रॉक्स से बने होते हैं, और जो कॉमेट्स होते हैं जनरली गैसेस या फिर आइस से बने होते हैं। ये दोनों ही हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या फिर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी हमारी अर्थ को अप्रोच करते हैं। अगर मीटियोराइट एस्टेरॉइड जो है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, डेफिनेटली उसके ज्यादा डिजास्टर करने के चांसेस है। वहीं पे अगर कॉमेट हमारी अर्थ से टकराएगा तो उसके चांसेस डिजास्टर करने के कंपैरेटिवली कम है। कॉमेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये गैस और आइस का बनने की वजह से जब भी ये हमारे सन के चारों तरफ या किसी दूसरे प्लैनेट या बॉडी के चारों तरफ घूमेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी आइस और गैस मेल्ट डाउन हो जाती है, और इसके अंदर मान लीजिए कि ये हमारा एस्टेरॉइड है, तो इसके अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक टेल बन जाती है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि कॉमेट के अंदर में टेल क्यों बनती है और किस डायरेक्शन में बनती है। डेफिनेटली टेल बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, और ये मोशन कर रहा है, सपोज कीजिए किसी एस्टेरॉइड बॉडी, ये जो है आपका मान लीजिए ये सन है हमारा, और ये सन के चारों तरफ मोशन कर रहा है, तो इसके बैकवर्ड साइड में हमारी एक टेल बनेगी। ये टेल कुछ और नहीं, ये गैसेस और आइस जो स्टीम है उसी का मिक्सचर है, जो कि पीछे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पीछे चला गया है।
वहीं पे अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं मीटियोर और मीटियोराइट। मीटियोर और मीटियोराइट। अगर ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये है हमारा एटमॉस्फेयर, जब भी ये मीटियोरॉइड, जब भी ये मीटियोरॉइड हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, अगर इसका साइज बड़ा हुआ और एंड इट कुड मेड मींस मैनेज टू एंटर एंड टच द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर इसका साइज बड़ा हुआ तो अर्थ के अंदर जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से जो इसका आउटर पार्ट है वो कंबस्ट आउट हो जाएगा, लेकिन बड़े साइज होने की वजह से जो इसका इनर पार्ट है हो सकता है वो अर्थ को टकरा जाए। अगर ये अर्थ को टकराता है तो उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। और ऐसे मीटियोरॉइड जो छोटे साइज के होते हैं और हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कुछ किलोमीटर बाद ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे कार्बोनाइज हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे कंबस्ट हो जाते हैं और अर्थ को टच नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोर। तो दो तरह के मीटियोराइड्स है, एक है हमारा मीटियोराइट जो अर्थ को टच करता है साइज बड़ा होने की वजह से, एक है मीटियोर जो अर्थ को टच नहीं करता क्योंकि इसका साइज कम होता है और वो पहले से ही कंबस्ट आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स 1908 में भी ऐसी कोई एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से हमने एक इंटरनेशनल डे भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है हर साल 30 जून को। ऐसा क्या हुआ 30 जून को? 1908 के अंदर में एक इवेंट होता है जिसमें टुंगुस्का नाम का एक एस्टेरॉयड हमारी अर्थ के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया। रेज अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट ऑफ द एस्टेरॉयड इंपैक्ट, और एंटर करने के बाद ये हमारी अर्थ को भी टच किया और टच करने के बाद इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि एक बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया में, स्पेशली साइबेरिया में ये फॉल किया था और साइबेरिया में बहुत बड़े प्लांट्स और एनिमल्स यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हुआ था। प्लस में ये इंपैक्ट इतना बड़ा था कि उस टाइम पे साइबेरिया वाले रीजन जो कि रशिया के अंदर में ईस्टर्न पार्ट में आता है, उस रीजन के अंदर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था। उसी चीज को हम कमेमोरेट करने के लिए 1908 में जो इवेंट हुआ हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। सो टुंगुस्का इवेंट क्या है? ये इवेंट के अंदर कोज्ड बाय एन एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन इन साइबेरिया फ्लैटेंड 80 मिलियन ट्री कवर। आप इमेजिन कर सकते हैं 80 मिलियन का मतलब क्या होता है, यानी 8 करोड़ के आसपास, ओवर एन एरिया ऑफ 830 स्क्वायर माइल्स। एरिया को इसने पूरा डिवास्टेशन कर दिया, पूरा डिजास्टर कर दिया। डेफिनेटली इस तरह के अटैक जो होंगे वो अर्थ के अंदर हो सकता है कि पूरी लाइफ भी खत्म कर सके, तो डेफिनेटली हमें इससे बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। द एक्सप्लोजन रिजल्टेड इन मिनिमल ह्यूमन कैजुअलिटी ड्यू टू द रिमोट लोकेशन। जैसा कि आप जानते हैं साइबेरिया का रीजन में आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा बहुत ही कम टेम्परेचर है, उसमें -20 -30 वहां पे आम रहता है और सर्दियों के दिनों में यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन तो वहां पे कम रहती है, लेकिन जितने भी वहां पे तुंद्रा टाइप के जो फॉरेस्ट है और उससे दूसरे जो हमारे फॉरेस्ट है ग्रासलैंड से छोटे मोटे, वो सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे इस अटैक के अंदर में। एंड द शॉक वेव वॉज फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, यानी जो अर्थक्वेक आया उसे हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे डिस्टेंस तक इसके अंदर में शॉक वेव्स यानी अर्थक्वेक जैसी वेव्स फैल गई। क्या हम इस अटैक को रोक नहीं सकते? डेफिनेटली इन अटैक्स को रोका जा सकता है। इसके ऊपर हम बहुत सारी रिसर्च भी कर रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लेवल पे इसमें रिसर्च कर रही है। ऐसी एक रिसर्च की पहले डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, नासा ने इस मिशन के अंदर में जो अभी मैंने आपको बताया था डिडीमोस और डिमोर्फस नाम का ये है हमारा डिमोर्फस। तो डिमोर्फस वॉज ऑर्बिटिंग अराउंड द डिडीमोस एस्टेरॉयड। इसके अंदर में नासा ने एक डार्ट नाम का एक छोटा सा ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करने के बाद लीसिया नाम के एक छोटे से, अगर आप देख पा रहे हैं तो लीसिया नाम के एक छोटे से सैटेलाइट से इस पूरी वीडियोग्राफी को बनाया, पूरी जो कॉलिजन है उसको कैप्चर किया, ये देखने के लिए कि अगर हम किसी फ्यूचर में
किसी एस्टेरॉइड के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारी उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सारे इंपैक्ट को देखने के लिए, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, सब कुछ देखने के लिए एक सैटेलाइट के थ्रू पूरा का पूरा इस चीज को ट्रेस कर लिया जा चुका है। तो यस, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नासा के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करके, यानी डिमॉर्फस के काफी पार्ट को डिस्ट्रॉय करके इस जो इंपैक्ट है उसको ऑल्टर करने की कोशिश की है। द मिशन इज टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी टू बी प्रिपेयर्ड इन केस एन एस्टेरॉइड हेड टुवर्ड्स द अर्थ इन फ्यूचर। तो यस, नासा इसको पहले भी एक बार टेस्ट करके देख चुका है, बट ये क्या सफिशिएंट है? डेफिनेटली हमें बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स करके देखने होंगे। ऐसा ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है हीरा मिशन। इस हीरा मिशन के अंदर में सेम डिडिमोस और डिमोर्फस एस्टेरॉइड्स के पास, यानी नासा के साथ मिलके इनके, जो अभी मैंने बताया आपको, दोबारा से इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। क्या इंडिया इसमें कुछ कर रहा है? डेफिनेटली इंडिया भी इसमें कुछ कर रहा है। एक प्रोजेक्ट नेत्रा नाम लेकर आया है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2022 में इस प्रोजेक्ट को वैसे फाइनलाइज किया गया, लेकिन इससे पहले भी हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ सैटेलाइट्स हम अपनी जो लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर भी भेजेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो स्पेस डेब्रिस है, यानी आप ये जानते होंगे कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, लगभग 27,000 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इन 27,000 में से क्या सारे काम कर रहे हैं? नहीं, हार्डली 9 to 10,000 सैटेलाइट्स जो है आर वर्किंग। बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो ऐसे ही रोम करते रहते हैं पूरे एनवायरमेंट के अंदर में। प्लस में जितने भी हम पीएसएलवी और जीएसएलवी या किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसके पार्ट्स भी हमारे स्पेस डेब्रिस बन के हमारे एनवायरमेंट में, हमारे स्पेस में घूमते रहते हैं। लेकिन उनकी ट्रेजेक्टरी प्रॉपर ना होने की वजह से उनके अंदर में कोलिजन भी होता रहता है, और जब इनके अंदर में कोलिजन होगा डेफिनेटली उनके अंदर में जो डिस्टेंस है वो पास आ जाएगा, और पार्टिकल्स का साइज है और वो फर्दर छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद उसके पास एनर्जी भी हो सकती है कम, और एनर्जी कम होने के बाद अपनी वो ट्रेजेक्टरी को भी चेंज कर सकता है। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट नेत्रा लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे लॉन्च किए हुए जितने भी सैटेलाइट्स हैं उन सबको ट्रेस किया जाएगा कि आज उसकी पोजीशन कहां पे है। क्या वो सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट के साथ, या फिर वो सैटेलाइट किसी दूसरे पीएसएलवी या सैटेलाइट किसी कॉस्मिक बॉडी के साथ तो टकरा नहीं जाएगा। यानी उसका ट्रेस पूरा जो मैकेनिज्म है, ट्रेसिंग मैकेनिज्म है, उसको पूरा करेगा हमारा ये नेत्रा प्रोजेक्ट। एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजार्ड टू द इंडियन सैटेलाइट। तो फ्यूचर में बनने वाले डेब्रिस यानी कूड़ा जितना भी हमारा बनता है स्पेस में, दूसरा हमारे जो कोई अटैक अगर होता है कॉमेट से तो उसको ट्रेस करने के लिए नेत्रा। अभी मेनली इसका जो फंक्शनल है, यानी जो मेन फंक्शन है वो है हमारे जो लॉन्च किए हुए सैटेलाइट्स हैं उनको ट्रैक करना। Once operational, it will give India its own capability in the space situational awareness like the other space power. ओके, यानी जैसा दूसरी एजेंसीज कर रही हैं वैसा ही हमारी एजेंसी भी पीछे नहीं है। हम भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में काफी कुछ कर चुके हैं, और फ्यूचर में जब हम इसको फाइनली लॉन्च कर देंगे डेफिनेटली हम इस पे काफी अच्छी रिसर्च कर पाएंगे। दूसरा है हमारे पास केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम दोस्तों बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। केस्लर सिंड्रोम रिलेटेड टू द स्पेस डेब्रिस। केस्लर सिंड्रोम ये नाम आया है डोनाल्ड जे कैस्लर से। डोनाल्ड जे कैस्लर नाम के साइंटिस्ट से, जो कि एक नासा साइंटिस्ट है। डोनाल्ड जे कैस्लर बताते हैं कि अगर कोई भी हमारे जो सैटेलाइट्स हैं अगर उनके अंदर में कोलिजन होता है, डेफिनेटली ये ब्रेक होने के बाद मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और जब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल जो और इंटर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे इनके कोलिजन के, और जब इनके अंदर फर्दर कोलिजन होता चला जाएगा
तो ये पार्टिकल थोड़ा और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके जो नंबर्स हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और फिर दोबारा से इसके अंदर कोलिजन होगा और धीरे धीरे पार्टिकल का साइज कम होता चला जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकुलर और इंटर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और हमारे लिए एक स्पेस डेब्रिस का क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करें रॉकेट के द्वारा तो रॉकेट के बीच में ये ऑब्स्टेकल की तरह काम करे, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में सनलाइट को ही ब्लॉक करने लग जाए, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर कम भी हो सकता है। जी हां, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है जब हमारी वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी फ्यूचर में, पास्ट में जितनी भी हमारी वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं, बड़ी बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटीज पहले बहुत ज्यादा होती थी और उन वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा एक बहुत ही हार्मफुल गैसेस के क्लाउड से भर गया, जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपरली अर्थ के अंदर में एंटर नहीं कर पाई और यह एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है डायनासोर्स के भी एक्सटिंक्ट होने का। जी हां, डायनासोर किसी मीटियोराइट के डायरेक्ट अटैक से नहीं बने हैं। मीटियोराइट का अटैक जब अर्थ के ऊपर हुआ, अर्थ के ऊपर बहुत सारे अर्थक्वेक हुए, वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई। उस टाइम पे वोल्केनिक एक्टिविटीज ऑलरेडी भी चल रही थी, बहुत ज्यादा धुआं, बहुत सारा एटमॉस्फेयर में डेब्रिस पहुंच गया, जिसकी वजह से सनलाइट पहुंच नहीं पाई अर्थ तक और हमारा आ गया आइस एज। डायनासोर्स हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड थे, जब उनको आइस एज में बियर करना पड़ा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, डेफिनेटली धीरे 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 करके कुछ हजार साल में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा ही इस इफेक्ट को बताया डोनाल्ड जे कैसलर ने कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे टूट के छोटे छोटे हो जाएंगे तो हमें फ्यूचर में हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बियर करना पड़े, और इस फिनोमेना को इन्होंने बोला कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, जी हाँ, ये एक टर्म इकोनॉमी में भी यूज किया जाता है, इसका भी मतलब ये है बढ़ते चले जाना। कास्केडिंग इफेक्ट का फिनोमेना बताया था सबसे पहले डोनाल्ड जे कैसलर ने, स्पेस डेब्रिस के बारे में क्लियर पिक्चर दिखाई थी डोनाल्ड जे कैसलर ने, इसीलिए आज इसको हम बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो कैसलर सिंड्रोम, इट सेज इफ देयर इज टू मच स्पेस जंक इन द ऑर्बिट it could result in a chain reaction, जो भी मैंने बताया cascading effect, where more and more objects will collide and create new space junk in the process to the point where Earth's orbit become unusable, a domino effect। डेफिनेटली इस तरीके से इफेक्ट यानी सनलाइट जो है वो कम होती चली जाएगी, या फिर हम इसको कास्केडिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट। इससे रिलेटेड यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, हमारे एस्टेरॉइड से रिलेटेड, हमारे मिशन से रिलेटेड। ऐसा ही एक मंगलयान का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होगा मंगलयान को 2013 में लॉन्च किया गया था, 2014 में ये वहां पे पहुंच गया था और 2014 के बाद ये कॉन्टिन्यूअस हमें अभी तक इंफॉर्मेशन देता आ रहा है। द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो is also called the Mars Orbiter mission। Yes, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। It made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इससे पहले 3 कंट्री जा चुके हैं और इंडिया इज द 4th कंट्री टू रीच इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्स। इससे पहले यूएसए, रशिया और चाइना ये पहले इसके अंदर ये जा चुके हैं और अभी इंडिया इसके ऊपर ये मूव कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेड इंडिया द ओनली कंट्री, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से इंडिया को काफी प्रेज भी किया गया था। इंडिया पहला एक ऐसा कंट्री है जिसने पहली ही अटेम्प्ट के अंदर में मार्स की ऑर्बिट के अंदर में एंटर कर लिया था ऑन 24 सितंबर 2014। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर है 1 and 3 ओनली, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट।